है हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, एक चैप्टर हमारा जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह दो, या फिर आप को मैंने एक सिस्टम बताया था बीच में जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कह दो या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम कह दो, ये हमारा होता क्या है। कहता भैया अब तक हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ लिया। डबल एंट्री सिस्टम में आपने दोनों एस्पेक्ट से रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजैक्शन के। तो एक दूसरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसको आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से कहते हैं। इसमें जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ट्रांजैक्शन के वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते जैसे डबल एंट्री सिस्टम में किया जाता है। ना ही कोई प्रॉपर रूल फॉलो किए जाते हैं, और ना ही सेट ऑफ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज किए जाते हैं। इसमें सिर्फ जो सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में या सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो आप लोग लिखेंगे भैया कैश बुक और पर्सनल लेजर सिर्फ बनाए जाते हैं, इसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट को नहीं बनाया जाता। इस सिस्टम में दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं ट्रांजैक्शन के वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, इस वजह से इसको अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। कहता है कई बार ऐसा भी होता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो भी इनकम्प्लीट रह जाता है। क्यों रह जाता है भैया? कुछ जो अनसर्टेन इवेंट्स हैं जिसको जो हमारे बस में नहीं है, लाइक फ्लड आ जाना, फायर आ जाना। एक सेकंड होल्ड रखना जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਲਿਖਵਾ ਲੈ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੀ ਡੀਐਮਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆ ਨਵੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ओरिजिनल है, एज पर भी वेरीफाई कर दिता तो थले स्टैंप ला देगा प्रिंसिपल। हाँ जी, ठीक। फिर अगर मैं तेन थोड़ी देर से कॉल करा, मैं क्लास लांदा पिया सी। हाँ जी। कहता कई बार डबल एंट्री सिस्टम में भी क्या हो जाता है कि कुछ अनसर्टेन इवेंट्स हो जाती हैं, उसकी वजह से भी वो मैच नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या कहलाती है? सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आप क्या पढ़ोगे ये सारा इसमें लिखा हुआ है। डेफिनेशन कोई भी एक आप पढ़ लेंगे। कहते हैं एक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जिसमें सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाए। ठीक है, हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, डबल एंट्री इसमें वेरीफाई नहीं की जा सकती। कहता है कि सम टाइम हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम से हम लोग ये समझ लेते हैं कि भैया एक पार्ट की एंट्री नहीं की जाती। सिंगल एंट्री सिस्टम से हम लोग सम टाइम ये समझ लेते हैं कि ओनली सिर्फ एक एस्पेक्ट से रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, द फैक्ट रिमेन अंडर द सिस्टम वाइल फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। सम टाइम हम ये समझ लेते हैं इसके नाम से लेकर कि भैया हो सकता है कि हम इसमें क्या करते हो, सिर्फ एक पार्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि सिर्फ एक पार्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। हम लोग जिसकी एंट्री करते हैं उसके तो दोनों पार्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर अदर्स ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसका एक पार्ट रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ ऐसी है जिसके सारे पार्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसकी फीचर क्या है? सुटेबल किसके लिए सुटेबल है? ये सुटेबल है छोटे जो बिजनेस है, जैसे सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप फर्म होगी। ठीक है, जबकि जो लीगल सिस्टम है लाइक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको प्रोविजन वगैरह तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं अपना सकते। इसमें कैश बुक बनाते हो आप लोग, जनरली इसमें कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स आर मिक्सड अप होती हैं, मतलब प्राइवेट और पर्सनल दोनों मिक्सअप होती हैं। पर्सनल अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं इसमें। इस सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, रियल और नॉमिनल नहीं बनाया जाता। नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि फर्म टू फर्म वेरी करते हैं कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनल वोचर, इसमें एंट्री करने के लिए आपको हर ट्रांजेक्शन का वोचर चाहिए। वी हैव टू डिपेंड ऑन ओरिजिनली वाउचर फॉर कलेक्टिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब फाइनल काउंट, अभी जबकि आपको पता चल गया कि इसमें सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हो, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट,
वही रिकॉर्ड कर रहे हो, रियल और नॉमिनल के बारे में जिक्र नहीं कर रहे, तो क्या फाइनल अकाउंट्स प्रॉपर्ली बन पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें आप लोग नॉमिनल और रियल एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो फाइनल अकाउंट्स बनाए नहीं जा सकते। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और मिसिंग फिगर को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तभी आप क्या बना सकते हो? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर बैलेंस शीट बना सकते हो। कहता है अमाउंट ऑफ जो ऑल एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो कंप्यूट की जाएंगी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। ठीक है, परंतु वो एस्टीमेट पर बेस्ड होती हैं। कारण क्या है? इस वजह से जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, ठीक है, प्रिपेयर्ड अंडर दिस सिस्टम और एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि इसमें जो आप लोग असेट्स और लायबिलिटी की स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि वो एस्टिमेशन पर बेस्ड होगी, इसलिए उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाएगा, बैलेंस शीट नहीं कहा जाएगा। किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में। अब इसके यूजेस क्या है? देखो सिंपल सा मेथड, अभी आसान है, वेरी सिंपल, कम खर्चीला है कंपेयर टू डबल एंट्री सिस्टम, छोटे कंसर्न्स के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि बहुत कम ट्रांजेक्शन होती है। कोई प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग यानी कि नॉलेज ज्यादा अच्छी खासी नहीं चाहिए। सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है वो इजीली मेंटेन हो जाते हैं, तो कोई खास लंबी चौड़ी आपको क्या नहीं चाहिए? नॉलेज नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना बहुत आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस सेटलमेंट करने के लिए बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करते हैं? प्रोपराइटर को कंपेयर करनी पड़ती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एट द बिगिनिंग। यानी कि सिंपल सा हिसाब किताब है, देसी भाषा में कहें तो भैया स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए थे और अंत में कितने पैसे हैं, उन दोनों की कंपैरिजन से आप क्या पता लगा सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सकते हो। अब इसकी कमियां क्या हैं? अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं पता प्रूव हो सकती, क्योंकि देखो रियल और पर्सनल अकाउंट के डाटा को रिकॉर्ड नहीं किया तो इससे ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। अब ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता तो आप लोग अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता नहीं लगा सकते, तो चांसेस ऑफ एरर क्या रहेंगे? फ्रॉड क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। दूसरी बात, असेट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है कुछ, क्योंकि असेट्स अकाउंट बनाया नहीं जाता, तो टिपिकल हो जाता है उन पर कंट्रोल करना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को अवॉइड करना पड़ता है। आपको सही प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलता, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं, तो आपको आपका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलता। अब यहां पर बैलेंस शीट भी नहीं बनती प्रॉपर तौर पर। बैलेंस शीट कार्ड जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम में, वो अनसेटिस्फैक्टरी वे में बनाई जाती है, क्योंकि जो असेट्स और लायबिलिटी होती है वो एस्टिमेशन पर बेस्ड होती हैं, तो वो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करती। और जो आप असेट्स और लायबिलिटी इसमें लिखोगे वो फिजिकल इंस्पेक्शन करके लिखोगे, एस्टिमेट लगाओगे कि हाँ जी हेलो हेलो, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है अब? क्या पहले आवाज बंद हो गई थी? यहां तक की आवाज कंटिन्यू चल रही है ना, जहां तक मैं पहुंचा हूं? ओके, हाँ जी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी जज। बैलेंस शीट जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, वो अनसेटिस्फैक्टरी वे में बनाए जाते हैं। इसमें असेट्स और लायबिलिटी को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो इंस्पेक्शन से एस्टिमेटेड बेस पर किया जाता है। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकती, एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चल सकती, क्योंकि आपके पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई वाउचर नहीं है जिस हिसाब से आपने एंट्री कर रही हो। अब अगली बात, इंटरनल चेक नहीं हो सकता। कहता है इंटरनल चेक इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेथड क्या देता है? एन एरर आते हैं, यानी कि इंटरनल तौर पर ऑडिट नहीं हो सकता। तो भैया ये वाला मेथड आपको बहुत सारे एरर दे देता है। बिजनेस वैल्यू नहीं पता लगाई जा सकती, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो इनएडिकेट है, काफी नहीं है। तो स्पेशली गुडविल का पता लगाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग नहीं की जा सकती इससे प्रॉपर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी सप्लाई की जाती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन एडिकेट फॉर मैनेजरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि देखो आपा ने पढ़ा है कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास जाती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उससे क्या लेती है? डिसीजन लेती है, अगर फर्दर प्लानिंग करती है और कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लेती है। परंतु सिंगल एंट्री सिस्टम का जो डाटा है वो इनएडिकेट है,
तो इससे जो भी डिसीजन होगा वो गलत होगा। ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक है, ये मेथड इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक है, क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स नहीं रिकॉर्ड किए जाते प्रॉपर मात्रा में, रूल फॉलो नहीं किए जाते। अब कंपैरिजन करनी भी मुश्किल है। कहते हैं कि मेजर डिफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द करंट ईयर कैन नॉट कंपेयर विद द दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से आप लोग 2 सालों का डाटा क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगाओगे भैया, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से? ठीक है, इसके लिए आपके पास कहता है कि हमें पता है कि किसी भी बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि ओनर चाहता है कि भैया उसको पता चले कि मैं प्रॉफिट कमा रहा है मेरा बिजनेस या फिर लॉस में जा रहा है एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट असरटेन करना पड़ेगा, या फिर लॉस है पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, पता लगाने के लिए आपको अकाउंटिंग पीरियड के बाद अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। हर चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, वो चाहता है कि मेरे को पता चले कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस कमा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि भैया प्रॉफिट पता कैसे चलेगा जबकि अकाउंट तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता नहीं इसमें, ना ही प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इसके लिए अब 2 मेथड ध्यान में रखेंगे। अब आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में प्रॉफिट असरटेन करने के लिए कौन कौन से 2 मेथड है, तो आप कहेंगे जी नेट वर्थ मेथड या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। सेकेंड है कन्वर्जन मेथड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेट वर्थ मेथड। अब ये नेट वर्थ क्या होती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। कहता है प्रॉफिट असरटेन करने के लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जरूरी है कि आप क्या बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं साल के अंत में, और साल के स्टार्टिंग में भी बनाई जा सकती है अगर नहीं दे रखी तो। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती क्या है, ये क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स और लायबिलिटी होती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी होती है, और जो इनका डिफरेंस होता है असेट्स और लायबिलिटी का दोनों साइड का जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल माना जाता है। क्या माना जाता है, कैपिटल माना जाता है। असेट्स और लायबिलिटी का दोनों साइड का डिफरेंस जो होता है वो क्या माना जाता है, कैपिटल माना जाता है। कहते हैं जिस प्रकार अपनी बैलेंस शीट होती है उसी प्रकार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की 2 साइड होती हैं। राइट हैंड साइड आपकी असेट्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी लायबिलिटी होती है नॉर्मली। कहते हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कई सोर्सेज से कलेक्ट करनी पड़ेगी। असेट्स की इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी, कैश बुक से मिल सकती है, पर्सनल लेजर से मिल सकती है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो असरटेन किया जाएगा प्रिपेयरिंग स्टॉक शीट बनाकर। और वैल्यूएशन कैसे करोगे उसका, कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम होगा, यानी कि बैलेंस शीट की तरह आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है, उसकी भी 2 साइड होती हैं। जैसे हमारी बैलेंस शीट की होती है, ये साइड हमारी असेट साइड होती है और ये साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है। ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। राइट हैंड साइड आपकी असेट साइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड आपकी लायबिलिटी साइड होगी। कहता है स्टेटमेंट बनानी है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन कई सोर्सेज से कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इन्फॉर्मेशन जो असेट्स की है वो कहां से अवेलेबल होगी, कैश बुक से हो सकती है, पर्सनल लेजर से हो सकती है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां से पता चलेगा, आप जब स्टॉक शीट बना देंगे। अब स्टॉक लेना कौन सा है, कॉस्ट और मार्केट वेराइज, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, दोनों में से जो लोअर होगा लेसर होगा वो ले लेना है। कहता है कि अगर ट्रेडर के पास कुछ और असेट्स भी हैं लाइक फर्नीचर है, मशीनरी है, तो उसको वैल्यू भी असरटेन की जाएगी और असेट्स में शामिल कर दिया जाएगा। बिजनेस इज लाइकली टू फुल नॉलेज ऑफ द अमाउंट ओइंग टू आउटसाइडर। देखो बाहर के जितने पैसे देने हैं वो तो आप सभी को पता रहते हैं, उसके बारे में तो अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। जो डिफरेंस है असेट्स और लायबिलिटी का वो कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। कैपिटल बराबर है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। कहता है असरटेन करने के लिए प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मस्ट बी असरटेन, यानी कि आपको प्रॉफिट असरटेन करने के लिए आपको स्टार्टिंग की कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिगिनिंग का बनाना पड़ेगा। अगर आपको कैपिटल ऑफ द एंड चाहिए, ठीक है, तो आपको एंड वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब सिंपल वे में प्रॉफिट आप समझें तो भैया स्टार्टिंग सॉरी एंड की कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट है। ठीक है, कहते हैं कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सीडिंग द बिगिनिंग, वी कैन से दैट देयर इज हैज बीन ए प्रॉफिट। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कैपिटल अगर बिगिनिंग की ज्यादा है एंड वाली से तो अपना पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमें 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी, प्रॉफिट निकालने के लिए एडजस्टमेंट कैसे करनी है आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट
ये पेपर में सवाल आता है एमसीक्यू की फॉर्म में, आपको कैलकुलेट करना आता है प्रॉफिट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर्मूला सिंपल सा ध्यान रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल एट द बिगिनिंग, ये रहा आपका फॉर्मूला जो फॉर्मेट में ध्यान रखना है। एंडिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग करेंगे माइनस एडिशनल और माइनस आपकी कैपिटल इन द बिगिनिंग, ये आप माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर निकल कर आ जाएगा। परंतु सम टाइम यहां पे फंसा ले, आपसे प्रॉफिट ना पूछ के एडजस्टेड कैपिटल पूछ ले, तो भैया ध्यान रखना यहां तक की कार्रवाई करनी है। कैपिटल एट द एंड ऐड करनी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर लेस करनी है एडिशनल कैपिटल, सिर्फ एडिशनल कैपिटल लेस करोगे तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी, बिगिनिंग वाली भी लेस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका एक सवाल आप कर लेते हैं। देखो 13 है 14 है, ये बिगिनिंग है ये एंड है, ठीक है, ये ड्राइंग है, ये बीच में कैपिटल लगाई है जिसको आप लोग एडिशनल कैपिटल। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एंड वाली में ड्राइंग जोड़ दो माइनस एडिशनल माइनस बिगिनिंग। अब एंड वाली कितनी है 67,600 प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कितनी है माइनस बिगिनिंग वाली। यहां तक का सवाल 8,000 तक का सवाल तो है एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ये भी घटा दो तो आपका बन जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ये आ गया। हाँ जी 67,600 में 19,200 जोड़ दिए 86,800, 8,000 एडिशनल घटा दिए, फिर ओपनिंग घटा दी तो 18,000 रुपए क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसा ही सवाल अगला दे रखा है, आप लोग इसको करके देख लेंगे। अब अगर ऐसा हो कि कैपिटल जो बिगिनिंग की है वो भी नहीं दे रखी और एंड वाली भी नहीं दे रखी, तो आप क्या करेंगे, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, दोनों से कैपिटल निकल कर आएगी। ओपनिंग वाला कैसे बनेगा, ये देखो कैश क्या है, असेट्स, ये भी असेट्स, डेटर भी असेट्स, स्टॉक भी असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी भी असेट्स, ये दोनों लायबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे, असेट साइड लिखेंगे 2000, 78, 68 और 120, ठीक है। इस तरफ आप लिख देंगे क्रेडिटर 30,000 के, जो मिसिंग फिगर होगी वो होगी कैपिटल, वो निकल के आ जाएगी बिगिनिंग की। तो आपकी पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो बिगिनिंग की बनेगी ये रही, उसमें ये बिगिनिंग कैपिटल निकल के आ गई। फिर उसके बाद आप लोग एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, उसमें आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। आगे फॉर्मूला वही फिट करना है आपने, कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इस सवाल को आप लोगों ने करके देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। हाँ जी, आगे ये था हमारा नेटवर्थ मेथड, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे आता है कन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड, कन्वर्जन मेथड। कहता है इसमें आप लोग प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कहता है कि आपने पढ़ लिया कि नेटवर्थ मेथड में बिजनेस रिजल्ट निकालने के लिए पढ़ लिया, अब रिजल्ट क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला, पर तो इस मेथड में कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे सेल, परचेज, ओपनिंग एक्सपेंसेस, ये तो आए नहीं, अवेलेबल ही नहीं थे ऊपर वाले मेथड में, तो ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको अपनाना पड़ेगा कन्वर्जन मेथड, क्योंकि देखो ऊपर का जो अपन ने नेटवर्थ मेथड पढ़ा उसमें ना तो आपकी कोई जिक्र आया सेल्स का, ना परचेज का, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। अब ये दूसरा मेथड कौन सा है, ये दूसरा मेथड है भैया आपका कन्वर्जन मेथड। अब कन्वर्जन मेथड में कन्वर्ट करेगा अकाउंट्स को, ठीक है जी। कन्वर्जन मेथड क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट से कंप्लीट रिकॉर्ड की तरफ। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कैश और बैंक समरी बनानी पड़ेगी। अगर अवेलेबल नहीं है प्रॉपर फॉर्म में दोनों साइड टैली करने के बाद, तो आपको मिसिंग फिगर के तौर पर निकालने पड़ेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कैश बैंक दे रखे होंगे, तो कैश परचेज, कैश सेल, ड्रॉइंग एटसेट्रा, ठीक है, ये आप निकालेंगे। दूसरा आप बनाएंगे डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे। इससे कौन कौन सी मिसिंग फिगर असरटेन की जा सकती है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होगा, बीआर रिसीव्ड, क्रेडिट सेल,
पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये चीजें निकाली जा सकती हैं। फिर आप बना सकते हैं, प्रिपेयर करेंगे बीआर अकाउंट, ठीक है। इसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, बीआर, बीआर कलेक्टेड, बीआर रिसीवेबल एंडोर्स, ठीक है जी, ये चीजें होंगी। फिर आपको टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, इससे मिसिंग इंफॉर्मेशन निकल सकती है आपकी ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर परचेज, बिल, बीपी एक्सेप्टेड, बीआर एंडोर्स्ड, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। बीपी अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी डिस्चार्ज्ड, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग अभी बना के आए हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। फिर आप बनाओगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, ठीक है जी। आपको हिंट दे दिया कि अगर आपसे सवाल में पूछा हो कि नेट क्रेडिट सेल निकालो, तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि टोटल सेल दे रखी हो तो उसमें कैश सेल और सेल रिटर्न माइनस कर दो, आपकी नेट क्रेडिट सेल निकल जाएगी। कैश सेल निकालनी है तो कैश एंड बैंक अकाउंट समरी बनानी पड़ेगी। टोटल सेल में से नेट क्रेडिट सेल निकालकर भी निकाली जा सकती है। अगर आपने नेट सेल निकालनी है तो कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल रिटर्न, या फिर अब ये सवाल में फॉर्मूला बन सकता है कि नेट सेल निकालनी है तो सीओजीएस प्लस ग्रोस प्रॉफिट, ये वाले आपको डाटा दे रखा हो, ये चीजें आपको दे रखी हो। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपको खिलार के दे रखा हो, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है जी, परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, ठीक है, मान लो वेजेस गिवन है, ठीक है जी, ये चीजें गिवन है। तो सबसे पहले आपको सीओजीएस असरटेन करना पड़ेगा, फिर उसमें ग्रोस प्रॉफिट जोड़ेंगे, आपको ग्रोस प्रॉफिट भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर आप नेट सेल निकालेंगे। अब सीओजीएस मैंने बता दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल में से ग्रोस प्रॉफिट घटा दिया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले लिखने वाले होते हैं। नेट सेल में से ग्रोस प्रॉफिट घटा दिया तो सीओजीएस निकला। अब ग्रोस प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले बन जाएंगे इसी से, नेट सेल में से सीओजीएस गया और नेट सेल इनटू रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कर देंगे तो भी निकल आएगा। अगर आपको कैश परचेज निकालनी है तो कैश एंड बैंक अकाउंट समरी बनाएंगे, टोटल परचेज में से उधार वाली परचेज घटा देंगे तो आपकी कैश परचेज आ जाएगी। अगर नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है, उधार परचेज निकालनी है, तो आप टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, या फिर टोटल परचेज में से कैश परचेज और परचेज रिटर्न घटा दोगे। नेट परचेज निकालनी है, अब नेट में क्या आएगा, नेट में आपकी कैश भी आ जाएगी और क्रेडिट भी आ जाएगी, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न कर देंगे, या फिर सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नेट परचेज आपको इनके थ्रू निकालनी हो तो ये आप लोग लिखेंगे, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब पेमेंट टू क्रेडिटर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, या फिर कैश एंड बैंक समरी से निकाल सकते हैं। डेटर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ, इसके लिए डेटर अकाउंट और कैश एंड बैंक समरी। अब मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए आप बनाएंगे टोटल परचेज अकाउंट, ठीक है जी। अब टोटल परचेज सर्टेन करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल परचेज कैलकुलेटेड बाय कंबाइन करोगे आप लोग, सबसे पहला तो कर दोगे कैश प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। अब कैश परचेज अगर गिवन नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हो, कैश बुक से निकाल सकते हो। अब क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट होगी, क्रेडिट परचेज आर कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग, आप टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे, सॉरी टोटल क्रेडिटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट बनाकर निकाल सकते हैं। अब टोटल क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है, अब देखो अकाउंट बनाने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका बैलेंस कौन सा होता है। देखो क्रेडिटर होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भैया हमारी कोई भी असेट्स होगी उसका डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है, कोई भी लाइबिलिटी होगी उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी क्रेडिट साइड बढ़ेगी ये डेबिट साइड बढ़ेगी। कोई भी खर्चा है, ठीक है, वो डेबिट साइड बढ़ेगा, रिवेन्यू है, ठीक है, वो क्रेडिट साइड बढ़ेगा, कैपिटल है आपकी वो क्रेडिट साइड बढ़ेगी। तो इनका बैलेंस आपको पता होना चाहिए। अब क्रेडिटर का क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इस तरफ लिखा जाएगा। इस तरफ लिखने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे क्रेडिटर की मात्रा बढ़ेगी उसको आप क्रेडिट करेंगे, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे क्रेडिटर की मात्रा बढ़ेगी उसको आप क्रेडिट करेंगे, जिससे घटेगी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ऐसी चीजें सब पर अप्लाई करनी है। अब डेटर डेबिट साइड बढ़ेंगे,
हाँ जी, डेटर डेबिट साइड बढ़ेंगे, क्रेडिटर क्रेडिट साइड बढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये अकाउंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। हमें पता है कि क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। अब वो सारे काम जिससे आपके क्रेडिटर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर में कुछ क्रेडिटर को आप लोगों ने चिट्ठी लिख के दे दी थी। हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि हम लोगों ने अपने जिसको पैसे देने हैं उसमें से कुछ लोगों को चिट्ठी लिख के दे दी, परंतु जब समय आया वो चिट्ठी डिसऑनर होगी, तो वापस से वो किस में कन्वर्ट होगी, क्रेडिटर में कन्वर्ट होगी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बीपी का डिसऑनर होना क्या बढ़ाएगा, वो क्रेडिटर की मात्रा बढ़ा देगा, इसलिए क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक है, बाय टोटल डेटर अकाउंट एंडोर्स कर दिए, बीआर एंडोर्स किए थे। ठीक है, बीआर आपने किसी थर्ड पार्टी को बेचे थे, एंडोर्स कर दिए थे, वो भी डिसऑनर हो गए, तो उसकी जिम्मेवारी मान ले ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ठीक है, और वही बिल ए ने सी को दे दिया। ठीक है जी, तो वो बिल डिसऑनर हो गया। अब लाइबिलिटी किसके ऊपर आ गई, ए के ऊपर आ गई, तो बीआर का डिसऑनर होना भी किसको बढ़ा देगा, क्रेडिट को बढ़ा देगा। ठीक है जी, तो ये आपकी मिसिंग फिगर आ गई क्रेडिट परचेज। इस तरफ क्रेडिटर जिससे भी कम होंगे, आप कैश पेमेंट करके आए तो क्रेडिटर कम हो गए, आप डिस्काउंट मिला आपको तो भी क्रेडिटर कम हो गए, बीपी क्रेडिटर में से कुछ बीपी बन गए, परचेज रिटर्न होगी तो भी क्या बन गया, क्रेडिटर अकाउंट बन गया। ठीक है जी, ये आप प्रैक्टिकली इसको करके देख लेंगे। ठीक है जी, फिर आप बनाएंगे बीपी एक्सेप्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीपी खाता बनाना पड़ेगा। अब बीपी भी क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, ये भी किस साइड बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगा। कहता है जिस प्रकार टोटल क्रेडिटर अकाउंट है, बीपी अकाउंट ड्रॉ कर दिया जाएगा, जितनी भी नॉन फिगर है जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीपी है, ठीक है, बिल ऑनर्ड है ड्यूरिंग द ईयर आर इंसर्टेड इन द अकाउंट एंड मिसिंग फिगर इज डिराइव्ड। अब देखो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। अब टोटल क्रेडिटर अकाउंट से बीपी एक्सेप्टेड यहां पर निकल कर आ जाएंगे। बीपी घटेंगे किस तरफ, इस तरफ घटेंगे, बीपी में से क्रेडिटर बनेंगे, बीपी डिसऑनर हो गए तो क्रेडिटर बन गए, वो तो बीपी तो निकल गए परंतु क्रेडिटर बढ़ गए। ठीक है जी, इस तरफ क्या निकल के आएगा, टोटल क्रेडिटर बिल्स पेबल एक्सेप्ट, जितने क्रेडिटर ने बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उससे बीपी बढ़ जाएंगे, बीपी इस तरफ बढ़ेंगे और इस तरफ घटेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को टोटल सेल पता लगानी हो तो क्या करेंगे, अब तक तो आप क्या पता लगा रहे थे, टोटल परचेज पता लगा रहे थे। कहता टोटल सेल को आप कैलकुलेट कर सकते हो कैश और क्रेडिट सेल कंबाइन करके। ठीक है जी, अगर कैश सेल कहां गिवन होगी, कैश बुक में गिवन होगी। अब क्रेडिट सेल असरटेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा और टोटल डेटर और बीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार परचेज के लिए आपने टोटल क्रेडिटर अकाउंट और आपका बीपी अकाउंट बनाया, उसी प्रकार आपको क्रेडिट सेल असरटेन करने के लिए टोटल डेटर अकाउंट एंड बीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब टोटल डेटर अकाउंट कैसे बनेगा, कहता है अमाउंट ऑफ जो क्रेडिट सेल है उसको आप पता लगा सकते हो डेटर अकाउंट बनाकर। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है सबसे पहले से ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर है। जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, जो कैश मिल गया क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो यार सिंपल सी बात है, डेटर क्या है, आपका असेट्स है। ठीक है जी, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट ऐसी हर ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिससे डेटर बढ़ेंगे वो तो डेबिट साइड आएगी, जिससे घटेंगे वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार आपने टोटल डेटर अकाउंट बनाना है। टू बैलेंस बीडी ये ओपनिंग है और बाय बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग है। ठीक है जी, अब डेटर बढ़ेंगे किससे, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ डेटर ने हमें चिट्ठी लिख के दे दी थी कि बाबूजी आपके पैसे 2 महीने में ब्याज सहित हम लोग चुका देंगे, परंतु जब समय आया तो वो बीआर क्या हो गए, डिसऑनर हो गए, तो वापिस से वो किस में कन्वर्ट हो गए, डेटर में कन्वर्ट हो गए। तो बीआर डिसऑनर होने पर हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, कैश मिल गया डेटर से घट जाएंगे, उनको डिस्काउंट अलाउड कर दिया घट जाएंगे, सेल रिटर्न होगी कुछ माल वापसी चला गया, बैड डेट होने से कुछ पैसे डूब गए तो भी डेटर कम हो जाएंगे, बीआर से भी डेटर कम हो जाएंगे। ठीक है जी, यहां हमारी मिसिंग फिगर क्या निकल के आई, क्रेडिट सेल निकल कर आ जाती है। इसके ऊपर सवाल है, आप लगा के देखेंगे इसको। हाँ जी, अब इसी तरह बीआर अकाउंट बनेगा। देखो बीआर भी आपकी क्या होती है, असेट्स होती है। बीआर क्या होती है, असेट्स होती है। कैलकुलेशन ऑफ बीआर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर,
कहते हैं जिस प्रकार टोटल डेटर अकाउंट बनाया अब बीआर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब बीआर भी एसेट्स है तो डेबिट साइड बढ़ेगी और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हर वो आइटम जिससे आपके बीआर बढ़ेंगे उसको डेबिट कर देंगे, जिससे बीआर कम होंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, ठीक है जी। अब बीआर जो लिख रखे थे उससे कैश प्राप्त हो गया, बीआर कम हो जाएंगे, ठीक है। बीआर पर डिस्काउंट दे दी उससे भी कम हो जाएंगे। बैंकर्स डिस्काउंट, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया आपने बीआर, उससे भी आपके बीआर कम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बीआर डिसोनर हो गए तो डेटर बन जाएंगे, उससे बीआर कम हो जाएंगे, वो डेटर में चले जाएंगे, ठीक है। टोटल क्रेडिटर जो बीआर डिसोनर थे, जो बीआर डिसोनर हो गए किसी थर्ड पार्टी को दे रखे थे एंडोर्स किए हुए, वो डिसोनर पर किस में चले जाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट में चले जाएंगे। यहां पर टू डेटर जिसने बिल रिसीवेबल रिसीव्ड हुए हैं जिनसे वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है अगर आपने असरटेन करने हैं सन्ड्री डेटर, इकट्ठे टोटल डेटर टोटल क्रेडिटर, अगर क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज दे रखी है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर प्राप्त किया जा सकता है टोटल डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाकर। ये नहीं कि अभी तक तो आप क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज निकालते आ रहे थे, परंतु अगर क्रेडिट सेल और परचेज दे रखी हो तो आप लोग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर और क्रेडिटर निकाल सकते हो। अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर सॉरी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो डेटर अकाउंट बनाएंगे, अगर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है सॉरी क्रेडिटर का निकालना है तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। हाँ जी, एक बार ये फिनिश है। अब आपको क्या नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, आप लोगों को जितने अकाउंट्स मैंने बनाने सिखाए हैं, ठीक है, जितने भी आपको अकाउंट बनाने सिखाए हैं, हम लोगों ने टोटल डेटर, ठीक है जी, बीआर, बीपी, ठीक है जी, क्रेडिटर वाला, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हेलो आवाज आंदी पी तेरी यार, हेलो आवाज आंदी पी है, हाँ जी, क्रेडिटर हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गया, ठीक है। और जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो गया, सीओजीएस के फॉर्मूले हो गए, नेट सेल का फॉर्मूला हो गया, सीओजीएस निकालना हो गया, नेट सेल का फॉर्मूला हो गया, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। ये सारी बातें इस चैप्टर में से आपने छाप लेनी है और एक एक दो दो एग्जांपल इसके करके देख लेने, क्योंकि सम टाइम इनमें से फिगर देकर आपसे सवाल पेपर में कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे मेरे साथ मिलके, ठीक है, एक एक चीज बनाएंगे अपने आप। जैसे यहां तक तो आपने बना के देख लिया, अब ये सवाल ऊपर वाला तो मैंने कर दिया, अब इस सवाल को आप करके देखना एक बार। हाँ जी, मैं म्यूट कर रहा हूं, करके हाथ खड़ा कर देना, फिर आप इसको टैली करेंगे। हाँ जी, बना किसी से?
ओके, क्या आंसर आया बताइए। हाँ जी, और बना किसी का? हाँ जी, ये आंसर है। आपके पास कैपिटल एज गिवन 18700 स्टार्टिंग की है, ठीक है। एंड की कैपिटल आपकी 19200 गिवन है, ठीक है। ड्राइंग ये देखो, ये रही आपकी स्टार्टिंग की कैपिटल पिछले साल की। सॉरी, इसमें निकालना क्या है आपको, एंड की कैपिटल 18700 दे रखी है, ठीक है। ओपनिंग दे रखी है 19200, ठीक है। ड्राइंग 8420 है, ठीक है। फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है जी। अब और क्या है इसके पास, इसने क्या कहते हैं, शी वंस सोल्ड, उसने इन्वेस्टमेंट बेची थी 2000 रुपए की 2% प्रीमियम पे, ठीक है। और वो बिजनेस में लगा दिए। अब देखो 2% प्रीमियम उसका करोगे, 2000 के ऊपर 2% निकालोगे तो 40 रुपए आएंगे। 40 रुपए ये और 2000 रुपए वो, कितने पैसे इसने इन्वेस्ट कर दिए, 2040। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5880 रुपए हुआ। हाँ जी, किसी का ठीक है, किसी का ठीक है। पिया का शाबाश। और बताओ। ओके, हाँ जी, किसी और का ठीक है, बताओ फटाफट। एक और करके देखो, ये कर दिया अपन, ये तो कर दिया था मैंने। ये वाला करके देखो, शाबाश, फटाफट। अकाउंट अकाउंट मत बनाना, सीधी कैलकुलेशन करके देख लो फटाफट, अमाउंट जोड़ते हुए, ठीक है। अमाउंट जोड़ते हुए कैलकुलेशन करके देख लो। अकाउंट्स आप जब आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तब अपने हाथ से बना के देख लेना। हाँ जी, निकाला किसी ने आंसर?
हाँ जी, निकाला किसी ने आंसर? अरे बोलो हाँ या ना, कोई तो बोलिए जी, किसी ने कुछ किया या नहीं? ओके, फास्ट। ओके, हम लोग टैली करते हैं। ठीक है जी, ये ओपनिंग वाली है, 4500 आएगा, ठीक है, 300 भी आएगा, 4000 भी आएगा, डेटर भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड ये इस तरफ, ये आपकी एडिशनल कैपिटल होगी, ठीक है, ड्राइंग होगी, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 5%, ठीक है जी। तो आपको डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर के ऊपर 400 और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 250। ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन लगेगा, लगाया ही नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 31 मार्च 2014 को बनानी है, ठीक है। इसने ये रहा, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हुए। बैलेंस शीट में हम लोगों को डेप्रिसिएशन शो नहीं करना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, हाँ जी। डेप्रिसिएशन को आप लोगों को बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में शो नहीं करना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हुए। ये रहा 400 और 250 क्या कर देना, आपने रिकॉर्ड कर देना, ठीक है जी। 22,550 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये रही, उसके बाद आपकी 31 मार्च की बैलेंस शीट बना दी इसने, रिवाइज बना दी, उसमें इसने शो इसको डिस्क्लोज कर दिया है, ठीक है जी। सारा एडजस्ट करने के बाद इसने लास्ट में 31 मार्च 2014 को क्या बना दी, बैलेंस शीट बना दी।